उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास, अलीगढ़। आज आपको कक्षा 12 विषय भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की इकाई 4 के अध्याय 10 मानव बस्तियां के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने मानव बस्तियों का अध्ययन करते हुए जाना कि मानव बस्तियों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। साथ ही हमने मानव बस्तियों की परिभाषा को भी भली प्रकार से पिछले एपिसोड में समझ लिया है। मानव बस्तियों के वर्गीकरण को भी आपको बताया गया। साथ ही ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप तथा ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। आज हमको जो अध्ययन करना है वह नगरीय बस्तियों पर केंद्रित होगा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों की बढ़ती संख्या, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, नगरीय बस्तियों के प्रकार और नगरीय बस्तियों की समस्याएं। इस प्रकार आज के इस एपिसोड में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नगरीय बस्तियों का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। कुछ समय पूर्व तक बहुत कम बस्तियां, यानी कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली होती थी। सबसे पहली जो नगरीय बस्ती बनी वो लंदन नगर में बसी और वहां पर लगभग 1810 ईस्वी में उसकी संख्या 10 लाख हो गई थी। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर ऐसे हो गए जिनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक। ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझें तो वर्ष 1800 में जो विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो 3 था और 2017 आते आते ये जो प्रतिशत है ये कितना हो गया, 54% हो गया। तो आप भली प्रकार से समझ सकते हैं कि किस तरीके से विश्व में नगरीय जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। और जब विश्व में नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें नगरीय जनसंख्या के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कौन शहर है कौन गांव में है, ये पूरी दुनिया के हर देश में इसकी परिभाषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो मानक मानने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो मानक माना जाता है वो मानते हैं जनसंख्या का आधार। यानी नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए दुनिया के अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया हुआ है, जनसंख्या के आधार। ये होता अलग अलग है हर देश में। यानी कि आप ये देखिए कि कोलंबिया में जो सबसे निचली सीमा है जनसंख्या के आधार की वो है 1500। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 व्यक्ति होने पर एक को नगर बोला जाता है, किसी बस्ती को। संयुक्त राज्य अमेरिका में और थाईलैंड में जब 2500 व्यक्ति हो जाते हैं, 2500 व्यक्ति हो जाते हैं तो हम उसे नगर बोल देते हैं। भारत में 5000 और जापान में 30,000 व्यक्ति होने पर नगर माना जाता है। ये वर्गीकरण का पहला आधार था जनसंख्या के आकार के आधार पर। आइसलैंड में बहुत कम संख्या पर नगर हो जाते हैं, यानी 300 मनुष्य होने चाहिए। और साथ ही कनाडा और वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति पर नगर माने जाते हैं। इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि वर्गीकरण के लिए जनसंख्या का आकार जो होता है वो अधिकतर देशों में माना जाता है, लेकिन हर देश में जनसंख्या के आकार का जो न्यूनतम संख्या होती है उसका निर्धारण अलग अलग होता है। साथ ही जो दूसरा आधार है वो है व्यावसायिक संरचना। यानी कि
जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देश ऐसे हैं जो कि जैसे भारत में भी है कि प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए आधार माना जाता है। इसका आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। इटली में जब 50% आबादी गैर कृषि कार्य करती है तो उसे हम कहेंगे नगर। और भारत में इसका मानक क्या है कि जब 75% आबादी गैर कृषि कार्य में होती है, यानी प्राथमिक कार्य की बजाय द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में होती है, तो हम उसे नगर कहते हैं। तीसरा एक इसका आधार बनता है प्रशासन। जैसे कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगर रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तो नगर पालिका होगी या कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, है ना। इस प्रकार से लैटिन अमेरिकी देशों में क्या होता है, वहां पर जनसंख्या आकार को आधार नहीं माना जाता। वहां पर किसे मानते हैं, ब्राजील और बोलीविया में प्रशासनिक केंद्रों को नगरीय केंद्र का आधार माना जाता है। तो ये आपको 3 स्थिति क्लियर हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्थिति के आधार, नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। जैसे कि अवकाश में हम कहीं सैरगाह पे जाते हैं तो वहां के लिए वो बातें होनी चाहिए जो औद्योगिक नगर के लिए या सेना नगर के लिए या समुद्री पत्तन नगर के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं उनसे भिन्न होंगी। कहाँ की, जहां पर हम जो है पर्यटन के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, है ना। और सामरिक नगरों की स्थिति कहां बनेगी, सामरिक नगरों की स्थिति वहां बनती है जहां पर इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। अगर हमको खनिज नगरों को देखना है तो वहां पे खनिज पाए जाने चाहिए। औद्योगिक नगर को अगर बसना है तो वहां के लिए जनशक्ति हो, काम करने के लिए मजदूर हो, कच्चा माल मिले। उसी तरीके से पर्यटन केंद्र के किसी शहर को बसने के लिए वहां पे आकर्षक दृश्य होने चाहिए, समुद्र का किनारा होना चाहिए, जैसे कश्मीर में बसता है, गोवा में बनता है, और बहुत से पर्यटक स्थल हैं, केंद्र हैं, बहुत सी बस्तियां हैं, बहुत से नगर हैं। और अगर मान लीजिए कोई बंदरगाह बनाना है तो वहां के लिए क्या होना चाहिए, एक पोताश्रय होना चाहिए, यानी पोर्ट होना चाहिए, जहां पर कि इस प्रकार की स्थिति हो कि वहां पर आकर के कोई भी जो जहाज है, जो जा रहा है पानी का जहाज, वो वहां आकर के रुक सके। अब ये थोड़ा सा चेंज आया है। पहले जो नगरीय बस्तियां बनती थी वो केवल चूंकि कृषि पर आधारित लोग थे और थोड़ा बहुत व्यापार होता था बहुत दूर दूर जगह से, तो वहां पे वो जो बस्तियां, नगरीय बस्तियां बनती थी, वो वहां पे उपलब्ध जल हो, गृह निर्माण की सामग्री हो और उपजाऊ भूमि हो, इस पर केंद्रित होती थी। और इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो शहर मिले हैं वो सबसे दुनिया के प्राचीनतम शहर हैं, क्योंकि वहां पे उपजाऊ भूमि भी थी, जल भी था और गृह निर्माण के लिए सामग्री भी उपलब्ध थी। लेकिन वर्तमान में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब क्या है कि जहां पर ये संसाधन नहीं है, उपजाऊ भूमि नहीं है, तो वहां पे पानी की पाइपलाइन डाल करके पानी पहुंचा दिया जाता है। और यातायात के जो साधन हैं हमारे पास, ट्रक हैं, रेलगाड़ियां हैं, उनके माध्यम से वहां तक गृह निर्माण सामग्री पहुंचा दी जाती है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो नगर आपके व्यापारिक मार्ग पर स्थित होंगे उनका विकास तेजी से होता है, ये आप देख रहे हैं। चलिए और आगे समझते हैं। वर्गीकरण अभी हमने ये आधार समझे। कुछ जगहों पर आकृति के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। कैसे,
विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं। जो विकसित हैं, हमारा देश विकसित नहीं है। हमारा देश कौन सा कैसा है? विकासशील देश। जबकि विकासशील देशों में क्या होता है? अधिकतर नगरों की उत्पत्ति तो ऐतिहासिक होती है, पुराने हैं, लेकिन उनकी आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। अनियमित, हैब्जर्ड वे में पुराना शहर बसा हुआ है, फिर बाद में बाहर से नया शहर बस गया। अब इसे एक आप उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे चंडीगढ़ है और केनबरा है, ये दो शहर जो है ये बाद में बसाए गए, तो ये क्या होंगे? नियोजित शहर, प्लान्ड सिटी। और बहुत से शहरों को आप देखेंगे, बनारस है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है। ये क्या है? ये जो पुराने जो ऐतिहासिक शहर थे, उनमें अब जो विस्तार हो रहा है वो गैर योजनाबद्ध तरीके से उसका विकास हो रहा है। तो ये आकृति के आधार पर नगरों का बारे में मैंने आपको बताया। कुछ शहर जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा और ये महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे ये है अदीस अबाबा। अदीस, अदीस माने नया, और अबाबा माने फूल। तो इथोपिया की राजधानी में ये बनाया गया अदीस अबाबा, और इसमें क्या किया? संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। एक पर्वतीय घाटी की जो जमीन थी उस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक नए फूल की तरीके से एक शहर को बसाया गया। यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से धरातल इसका बहुत ही प्रभावित करता है। यहाँ का जो राजकीय मुख्यालय है प्याजा, अरात, आमिस्ट, ये चारों ओर से, यहाँ से चारों ओर सड़कें जाती हैं। मरकाटो में बहुत तेजी से बाजार का विकास हुआ है। तो ये एक आकृति के आधार पर एक कुछ नगर बसाए जाते हैं। एक आप दूसरा नगर है कैनबेरा। ये 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर को बसाया गया, और इसमें प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के नगर बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्गीकरण हम कार्यों के आधार पर भी करते हैं। कार्यों के आधार पर किस तरीके से करेंगे? यानी कि प्रशासनिक नगर हो गया। प्रशासनिक नगर कौन सा हो गया? जहां पर राजधानी हो, केंद्रीय कार्यालय हो, प्रशासनिक कार्यालय हो, उनको कहते हैं हम प्रशासनिक नगर। जैसे नई दिल्ली है, कैनबरा है, बीजिंग है, अदीस अबाबा है, वाशिंगटन डीसी है, लंदन है। ये कैसे हैं? प्रशासनिक नगर। और कुछ होते हैं व्यापारिक नगर। जैसे व्यापारिक नगर जहां पर के व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण जिन नगरों का विकास होता है वो नगर हो गए। जैसे कि विशाल अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में मैनचेस्टर है, सेंट लुइस है ना। और परिवहन के केंद्र के रूप में आप देखें, लाहौर है, बगदाद है, आगरा है, और मुगल सराय है। ये व्यापारिक और व्यावसायिक नगर हो गए। उसी तरीके से सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर कौन से होते हैं? जो उनकी पुरानी सांस्कृतिक विरासत हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बनारस है, और आप देखिए जेरूसलम है, मक्का है, जगन्नाथपुरी है। ये सांस्कृतिक नगर है। इनका धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत ही अधिक महत्व होता है। कार्य के आधार पर ये मोटे तौर पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई। इनके अतिरिक्त जो कार्य करते हैं वो हैं स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी कार्यों के कारण जो शहर विख्यात हुए हैं उनमें मियामी है और पणजी है। ये इनको आप ध्यान रखिए, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। औद्योगिक नगर के रूप में पिट्सबर्ग है, जमशेदपुर है हिंदुस्तान में। खनन के क्षेत्र में देखिए
ब्रोकल हिल्स हैं, और हिंदुस्तान में धनबाद है। उसी तरीके से परिवहन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर है। और आप उत्तर प्रदेश में ही देखें, बनारस के पास में मुगल सराय, जहां पर बहुत से रेलवे ट्रैक्स आपस में मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो है परिवहन के कारण ये बहुत ज्यादा विकास इन नगरों का होता है। तो इस प्रकार से हम कार्यों के आधार पर नगरों के वर्गीकरण को समझ। अभी तक जो हमने समझा उससे आगे, नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है। जैसे नगर होता है, शहर होता है, मिलीनियम सिटी होता है, सन नगर और विश्व नगरी। ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। जैसे सबसे पहले आप समझिए नगर। नगर की संकल्पना ग्राम के संदर्भ में बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हो। गांव हो गया, हमने बिल्कुल पहले एपिसोड में बताया था, गांव और शहर, यानी जहां से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं जहां पर होती हैं, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, वो मतलब प्राइमरी स्टेज में नगर हो गया। यानी केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता। नगरों एवं ग्रामों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष कार्य हैं, जैसे निर्माण है, थोक व्यापार है, खुदरा व्यापार है, व्यावसायिक सेवाएं हैं, और ये नगरों में विद्यमान होती हैं। तो पहला टाइप हो गया नगर। और दूसरा शहर। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नगर और शहर में क्या अंतर है। देखिए, नगर और शहर में बहुत बहुत माइनर सा अंतर है। माइनर सा अंतर क्या है कि नगर जो थोड़ा फॉरवर्ड हो गया, अग्रणी हो गया, उसे हम कहेंगे शहर। सबसे पहले छोटी इकाई नगर, ग्राम के बाद में जब हम नगरीय बस्ती को सबसे पहले नगर, उसके बाद अगली इकाई शहर। शहर क्या है, ये एक अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं और इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। तो इस प्रकार आपको शहर की बात समझ में आ गई। कुछ शहर बहुत बड़े हो जाते हैं, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक हो जाती है, उन्हें मिलियन सिटी बोलते हैं। वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। सन्नगर, इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, 1915 में। और किसने किया, पैट्रिक गिडीज। पैट्रिक गिडीज ने सबसे पहले सन्नगर शब्द का प्रयोग किया। ये कहा होता है, विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये इसके उदाहरण हैं। अब आप देखिए, भारत में है कोई ऐसा शहर? हाँ है। आप देखिए, दिल्ली देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई देखिए। तो इस तरीके से ये जब आपस में मिल जाते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद मिल गया, फरीदाबाद मिल गया, गुड़गांव मिल गया, एक शहर सा दिखाई देता है, तो ये सन्नगर। चलिए
और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मिलियन सिटी। अभी हमने नगर में बताया आपको 10 लाख से ज्यादा आबादी हो गई तो मिलियन सिटी, और इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत तेजी से अब दुनिया में मिलियन सिटी की संख्या बढ़ रही है। सबसे पहला जो मिलियन सिटी बना वो बना लंदन, और कब बना? सन 1800। 1850 में पेरिस बन गया, 1860 में न्यूयॉर्क बन गया। अब इसको थोड़ा और समझिए कि पहले बहुत धीमी गति से नगर बस रहे थे और फिर बड़ी तेजी से बसने लगे। 1950 तक विश्व के 80 शहर मिलियन सिटी बने, और 25 सालों में दुगनी संख्या हो गई, 80 की हो गई 160 शहर। और 2005 में 3 गुनी हो गई, यानी कि 160 से हो गए कितने? 438 शहर। बड़ी तेजी से मिलियन सिटी की संख्या बढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के संदर्भ में भी एक बात आपको यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए कि 2006 में हमारे देश भारत में मिलियन सिटी की संख्या कितनी थी? 42। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिए। और 2016 में विश्व में मिलियन सिटियों की संख्या कितनी हो गई? 512। कौन सन में? 2016 में। और जिस तरीके से ये संख्या बढ़ रही है, तो जो अनुमान है और जो आंकड़े कहते हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि 2030 तक ये संख्या हो जाएगी 662। यानी बहुत तेजी से दुनिया के अंदर नगरीय विकास हो रहा है। चलिए, मिलियन सिटी आपकी समझ में आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है, उससे भी जो बड़ा बनता है, विश्व नगरी, ग्लोबल सिटी। तो ये जो शब्द है ये कहां से आया? यूनानी शब्द मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस से बना, और उसका मतलब होता है विशाल नगर। और इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमैन ने किया। विश्व नगरी होता क्या है? विश्व नगरी एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह। सन्नगर हमने बताए, कुछ नगर आपस में मिल जाएं तो सन्नगर, और कई एक सन्नगर अगर आपस में मिल जाएं, जैसे नगर, नगर में नगर मिलता रहा, सन्नगर बन गया, और कई अगर सन्नगर आपस में मिल गए तो वो क्या बोला जाएगा? विश्व नगरी। तो सबसे अच्छा उदाहरण है, ऊपर हमने एक चित्र बनाया हुआ है, यहां पर आप देखिए, ये बोस्टन, और इसके साउथ में क्या है? वॉशिंगटन। तो इस तरीके से ये जो विश्व नगरी बन गया, बोस्टन और वाशिंगटन में। एक और टर्म है मेगा सिटी। मेगा सिटी शब्दावली किन के लिए प्रयोग होती है? जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो जाती है। जहां की आबादी उसके नगर और उपनगर को मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक हो जाए तो उसे कहते हैं मेगा सिटी। सबसे पहला मेगा सिटी कौन सा बना? सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया। अब जब उसकी संख्या कितनी थी? 1 करोड़ 25 लाख। कब हो गई? 1950 में। तो सबसे पहला जो मेगा सिटी बना वो न्यूयॉर्क। और प्यारे विद्यार्थियों,
वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। और एक और इसमें महत्वपूर्ण आपको तथ्य जानना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। यानी विकसित देशों में उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि जो मेगा सिटी का जो बने हैं वो विकासशील देशों में ज्यादा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब नगर बस गया, नगर का हमने वर्गीकरण समझ लिया, नगरों के प्रकार को समझ लिया, तो नगरों की अब कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने की वजह से वहां पर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो अनियोजित तरीके से रहते हैं, अनप्लान्ड वे में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं। तो वहां पर कौन कौन समस्या होती है? सबसे पहले आर्थिक समस्या, यानी कि जो गांव से जाने वाले जो प्रवासी होते हैं वो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो समा नहीं पाते, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। ऑलरेडी वहां की जनसंख्या चरम पे होती है, और जब वहां पर बहुत से लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती। साथ ही साथ थोड़ा सा हम सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याएं भी वहां पर उत्पन्न होती हैं। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रसित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वित्तीय संसाधन तो होते हैं सीमित और आबादी होती है ज्यादा। जब कोई सीमित चीज है और ज्यादा उसके कंज्यूमर हैं तो वहां पर निश्चित रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वहां का जो आधारभूत ढांचा है वो सबके लिए पूरी तरीके से सब कुछ मुहैया नहीं करा पाता है। जो वहां की स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, शिक्षा संबंधी जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी यह भी एक कारण है कि वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है प्रदूषण की। विकासशील देशों में वो अपना जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट नहीं है, कूड़े का निस्तारण भी प्लांट नहीं हो पाता है, मल का निस्तारण भी प्लांट नहीं हो पाता है, जो ईंधन जलाते हैं वो भी प्लांट नहीं होता है। तो वहां पर बहुत सी पर्यावरण का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न हो जाता है। विशाल कंक्रीट के बिल्डिंग बन जाएंगी तो क्या होगा? नगरों में उष्म द्वीप बन जाते हैं, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं भारत, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि पर्यावरण की समस्या विकासशील देशों के नगरों में बहुत भयावह होती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आज आपने इस अध्याय को पूरी तरीके से समझ लिया होगा। तो आइए अब थोड़ा सा गृह कार्य कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले 3 मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं। उनमें से एक उत्तर सही है, तो आप उसे अपने तरीके से उसके उत्तर को ढूंढें। दूसरे प्रश्न में हमने थोड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, आपको 150 शब्दों में उनके उत्तर देने हैं। तो उन उत्तरों को आप अपनी जो हमने पढ़ाया है उससे आपकी समझ में आया होगा, उसके बाद अपनी जो आपके पास पुस्तक उपलब्ध है उसमें से आप लोग देखें, आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। इनको लिख करके आप लोग अपने गुरुजनों के पास भेजिए, वो इसे चेक करेंगे, और आप लोग भी इनको अपनी कॉपी पर लिखिए, इनको परीक्षा के लिए तैयारी करिए। मैं समझता हूं कि आपको पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इसी के साथ इस अध्याय को यहाँ समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत नेत्र की समंजन क्षमता, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता है हमें नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र दोष के बारे में पढ़ने की। बहुत से छोटे बच्चे, आजकल हर परिवार में लगभग अगर मैं कहूं तो मोर देन 50% पीपुल्स के आंखों पर चश्मा लगा है। बच्चे जब अबोध होते हैं तो वो क्वेश्चन भी करते हैं कि हमें चश्मे की आवश्यकता क्यों होती है। चश्मे में लेंस लगते हैं, वो लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम चश्मा लगाते ही क्यों हैं। मुर्गा सुबह उठकर बाग देता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई। वो शाम को जल्दी सो जाता है, उसे प्रकाश का अनुपस्थित होने का, अंधकार होने का पता कैसे चल जाता है। क्या तितली, मधुमक्खी, जो ये अन्य जीव जंतु है, क्या इनको भी कलर्स दिखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या हमारा संसार हमारे नेत्र के बिना भी रंग बिरंगा हो सकता है। क्या नेत्र को छोड़कर अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब मिलकर भी हमारे संसार को रंग बिरंगा बना सकती हैं। हम देखते किस प्रकार हैं, हमें सामने वस्तु जो होती है उससे परावर्तित प्रकाश हमारी आंख में जाता है, हम उस वस्तु को देख कैसे पाते हैं। अचानक ऐसे कैसे हो जाता है कि अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बादल बड़े इजीली दिख जाते हैं। जब हम पास में किताब रखते हैं तो हमें किताब भी आराम से दिख जाती है, और जैसे ही आंखें दूर करते हैं, थोड़ा दूर देखने का प्रयास करते हैं, हम दूर भी इजीली देख पाते हैं। ऐसा संभव कैसे होता है। ये बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हमें इस चैप्टर का अध्ययन करके मिल पाएंगे। मैं बात करता हूं आपको नेत्र की, कि नेत्र होता क्या है। नेत्र एक कैमरे की तरह होता है, एक गोलक जिसका आकार लगभग गोल होता है। नेत्र के सबसे बाहरी हिस्से को, ये जो बाहर की परत है, इस हिस्से को धरण पटल बोला जाता है। ये धरण पटल है, और धरण पटल का अगला हिस्सा जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के द्वारा ही, कॉर्निया के रास्ते से ही वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्र में जाता है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग नेत्र दान करते हैं तो नेत्र का केवल कॉर्निया निकालकर ही ले जाया जाता है। सबसे पहले पार्ट नेत्र का है धरण पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। इस खोखले गोले का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को धरण पटल कहते हैं। यह नेत्र में प्रकाश के अपवर्तन में सहायक होता है। जैसे मैंने बताया, वस्तु से परावर्तित प्रकाश धरण पटल के ही एक पार्ट कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और यहीं पर अपवर्तन होता है। धरण पटल के भीतर ये दूसरी परत है काले रंग की, यह परत रक्तक पटल कहलाती है। और यह रक्तक पटल आंतरिक परावर्तन को रोकता है। रक्तक पटल धरण पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल नेत्र में आंतरिक परावर्तन को रोकता है। नहीं तो क्या होता कि वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया के द्वारा हमारी आंख में जाता, बार बार परावर्तन होता और एक जिगजैग हिलती डुलती सा प्रतिबिंब बनता। ये आगे का पोर्शन, जैसे मैंने बताया आपको, रेटिना कहलाता है। रेटिना के भीतर कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया धरण पटल के सामने एक भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। ये मैंने उस पिक्चर का एक अलग पार्ट लिया। ये पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। मेरे मुंह से भूल से रेटिना निकला था, माफी चाहता हूँ। ये उभरा हुआ पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। ये ऊपर की झिल्ली, पतली झिल्ली कॉर्निया कहलाती है। कॉर्निया के भीतर ये जो कॉर्निया है, बाहर का हिस्सा, ये कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं
अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, परितारिका या आइरिस। ये परितारिका या आइरिस ये झिल्ली कहलाती है, कलरफुल। और इसके बीच में एक काला गोल पुतली होती है, ये आइरिस है, परितारिका, और बीच का पोर्शन पुतली कहलाता है। ये आप देखिए पूरा गौर से। बाहर का हिस्सा ये धरण पटल का बाहरी हिस्सा पार्ट कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे का हिस्सा, कॉर्निया के पीछे ये परितारिका, और परितारिका में पुतली। और जो ये पुतली है नेत्र का पार्ट, जो आंख में बीच में काला गोल घेरा होता है, यह पुतली ही हमारे नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बाहर से जो प्रकाश आता है वो पुतली पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रकाश को हमारे अंदर जाने देती है। परितारिका पुतली के आकार को कंट्रोल करती है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब आंख पर ज्यादा रोशनी पड़ती है तब परितारिका पुतली के आकार को घटा देता है और पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है। और जब हम अंधकार में देखते हैं, हम किसी ऐसे कमरे में चले गए जिसमें प्रकाश का अभाव है, लाइट थोड़ी डिम है, तब क्या होगा? तब परितारिका पुतली के आकार को बड़ा कर देता है। बड़ा करने से हमारे नेत्र के अंदर ज्यादा प्रकाश पहुंचता है और हम अंधेरे कमरे में भी कुछ देर बाद देखने में सक्षम हो पाते हैं। परितारिका के पीछे एक ये जो आकृति है, ये अभिनेत्र लेंस कहलाता है। अभिनेत्र लेंस पक्षमापी पेशियों, मांसपेशियों के बीच टिका रहता है और अभिनेत्र लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्ता त्रिज्याएं बराबर नहीं होती हैं। ये वक्ता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये देखिए आप, ऊपर की झिल्ली कॉर्निया, पीछे कॉर्निया के पीछे परितारिका, और बीच में जो पुतली जिसका आकार परितारिका घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। यह परिवर्तनशील केंद्र होता है। नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है और नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ये मांसपेशियां नेत्र लेंस पर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं, और उनके दबाव के अनुरूप ही नेत्र लेंस का फोकस दूरी, नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या परिवर्तित होती है। जो नेत्र लेंस है ये हमारे गोलक को, नेत्र को दो भागों में बांट देता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसे नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल की तरह एक नमकीन द्रव भरा रहता है और इस द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है और इस द्रव का अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ये नेत्र लेंस और पीछे के पार्ट जो ये दृष्टि पटल है, इनके बीच नेत्र लेंस और रेटिना, पीछे रेटिना होता है। इसके बीच के भाग को काचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा, पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है और इस द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। रेटिना सबसे पीछे का एक पार्ट है और इस पार्ट में रक्त पटल के नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, सबसे पीछे। और इसमें झिल्ली में बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना पर ही जो प्रकाश कॉर्निया के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है, उस प्रकाश के अनुसार नेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, करोड़ों में सेल्स होती हैं। ये सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डेवलप करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं और वो विद्युत सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन अनुभव के आधार पर वस्तु को निर्धारित करता है। रेटिना पर ही एक बिंदु, रेटिना में एक पीला भाग होता है, एक बिंदु होता है बीच में, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। और एक ऐसा बिंदु भी होता है जिस स्थान पर
जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क को जाती हैं, इस स्थान पर प्रकाश उग्रहिता शून्य होती है और उस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे मैंने बताया कि जब कॉर्निया पर प्रकाश आपतित होता है, कॉर्निया से होकर प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, अपवर्तन होता है कॉर्निया पर, और वो प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव, नेत्र लेंस पारदर्शी द्रव से होता हुआ रेटिना पर पहुंचता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर जो सेल्स होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। कुछ सेल्स रॉड शेप्ड होती हैं, छड़ के आकार की होती हैं, रॉड शेप्ड से, और कुछ सेल्स कॉन्स के आकार की होती हैं। जो रॉड शेप्ड हैं, जो छड़ के आकार की सेल्स होती हैं, वो प्रकाश की तीव्रता को मापती हैं। वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताती हैं कि हमारी आंख पर ज्यादा तीव्र प्रकाश गिर रहा है या धीमा प्रकाश गिर रहा है। और जो ये कॉन्स शेप्ड हैं, शंकु के आकार की जो सेल्स हैं, वो सेल्स कलर की व्याख्या करती हैं कि किस रंग का प्रकाश हमारे नेत्र पर आपतित हो रहा है। अब मैं बात करता हूं रेटिना से प्रतिबिंब तक कैसे जाता है, कैसे हमारा ब्रेन पढ़ पाता है। रेटिना एक कोमल व सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत सिग्नल ऑप्टिक नर्व बर्क तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क उन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना की प्रोसेसिंग होती है, जिससे हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब मैं बात करता हूं समंजन क्षमता की, कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आवर आईज। अभिनेत्र लेंस में एक ऐसी क्षमता होती है, जैसे कि मैंने अध्याय को आरंभ करने से पूर्व आपको बताया कि जब हम बादल को देखते हैं तो हमें बादल इजीली दिख जाते हैं। अगले ही पल हम पास में कोई वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु को दिख जाते हैं। अगले ही पास अगर मैं एक मोबाइल को अपने देखता हूं तो पास दिख जाता है। तो यानी फोकस दूरी चेंज हो जाती है। अभिनेत्र लेंस में एक गजब की क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को आसानी से समायोजित कर लेता है। जहां वस्तु रखी होगी उसी के अनुसार फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता समायोजन क्षमता, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस नेत्र में अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ये मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं। इनके द्वारा नेत्र लेंस पर कम या अधिक दबाव डालकर नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या या फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। इस पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी आंख है, ये नेत्र लेंस है और एक वस्तु दूर रखी है। उस वस्तु से प्रकाश आता है, कॉर्निया पर अपवर्तित होता है, नेत्र लेंस पर गिरता है और नेत्र लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है। दूसरी ओर अगर वो वस्तु नेत्र के पास रखी है तब भी उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। इस प्रकार इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी दोनों परिस्थितियों में अलग अलग है और हमारे नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। जब हम दूर देखते हैं तो हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। मांसपेशियों के रिलैक्स हो जाने से अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। देखिए, जब हम दूर देखते हैं तो नेत्र लेंस को पतला दिखाया गया है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है और नेत्र लेंस के पतला हो जाने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने में आसानी हो जाती है। जब हम वस्तुओं को पास रखकर देखते हैं, ये देखिए, तब क्या होगा, हमारी जो नेत्र लेंस है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस ठीक हो जाता है और उसकी फोकस दूरी आप देखते हैं कि जैसे ही मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या व फोकस दूरी कम हो जाती है और हमें पास की वस्तु आसानी से दिखाई देने लगती है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जो अभिनेत्र लेंस है, वो दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है।
इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि हमारी दादी का, हमारे दादा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का अर्थ है कि जो जाला, जो धुंधलापन अभिनेत्र लेंस पर आ गया, उसको हमने हटा दिया। नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम बिना किसी अतिरिक्त दबाव के, अपने नेत्र पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना उस वस्तु को हम आसानी से देख पाए, वह न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कही जाती है। सामान्य दृष्टि वाले किसी तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बच्चों के केस में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम भी होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है और इस प्रकार हम सामान्य नेत्र की सहायता से 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच के वस्तुओं को आसानी से बिना तनाव के देख सकते हैं। कुछ बातें होती हैं कि जो मैंने शुरू में किया कि लेंस की आवश्यकता क्यों होती है। लेंस मीन चश्मा, चश्मे में तो लेंस लगा होता है। अब देखिए, मैंने बताया कि जितनी भी वस्तुएं नेत्र के सामने आती हैं, उन वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया पर गिरता है। कॉर्निया से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव, विभिन्न प्रकार के द्रव से पार होकर अभिनेत्र लेंस की सहायता से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, किंतु कभी कभी मांसपेशियों की दुर्बलता और लचीलेपन के कारण जो ये अभिनेत्र लेंस है, इनकी जो समंजन क्षमता है, जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ये प्रकाश आया, रेटिना पर अभिनेत्र लेंस ने प्रतिबिंब नहीं बनाया बल्कि रेटिना के आगे बना दिया। परंतु जब हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, अवतल लेंस का अर्थ होता है, अवतल लेंस का कार्य होता है प्रकाश किरणों को फैलाना, तो अवतल लेंस इन किरणों को कुछ फैला देता है और अवतल लेंस को अभिनेत्र लेंस के आगे रखने पर यह प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बनता है। इस प्रकार अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता को बैलेंस करने के लिए, फिर से रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लेंस में बहुत से दोष हो जाते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया वो निकट दृष्टि दोष था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने निकट की वस्तुएं तो आसानी से देख सकता है, किंतु वह व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहा जाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर नहीं होता बल्कि नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के आगे ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता का बढ़ जाने का अर्थ होता है वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। और दूसरा कारण है नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष के हम कैसे निवारण कर सकते हैं? अगर हमारी आंख में हमारे में ये समस्या आ गई कि हम निकट की वस्तुओं को तो देख पा रहे हैं किंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तब हमें प्रकाश किरणों को फैलाने की आवश्यकता है। इस कंडीशन में हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, तब अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर थोड़ा पीछे अर्थात सही स्थान पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जैसे ये पिक्चर देखिए आप, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु है। दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए था, किंतु वो अनंत पर नहीं हुआ बल्कि नेत्र के पास कहीं खिसक जाता है। यह समस्या आती है। होना क्या चाहिए था कि जो अनंत पर रखी वस्तु थी उसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर बनना चाहिए था, किंतु वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना से आगे ही कहीं बन जाता है। इस प्रतिबिंब को फिर से रेटिना पर बनाने के लिए मुझे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और ऐसे व्यक्ति के चश्मे के लेंस में अवतल लेंस का
उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस होता है वो बीच में से पतला होगा और किनारों पर से मोटा होगा। अब मैं दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो प्रतिबिंब रेटिना से भी पीछे जाकर बनता है। ये दूरदृष्टि दोष है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है और उत्तल लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर लाया जाता है। दूरदृष्टि दोष है क्या? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, किंतु पास रखी वस्तुओं को देखने में उसे समस्या होती है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी समीप रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष के भी दो कारण हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा कारण नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। दूरदृष्टि दोष को हम दूर कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, दूरदृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दूरदृष्टि दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है तब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है। समीप स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर थोड़ा आगे, अर्थात सही स्थान पर रेटिना पर ही फोकस हो जाती हैं। इस पिक्चर के माध्यम से द्वारा आप समझिए, जो ये निकट बिंदु था, जो निकट बिंदु पास होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए था, परंतु वो निकट बिंदु थोड़ा दूर चला जाता है। और जब पास, अगर उससे पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, बल्कि रेटिना के पीछे कहीं जाकर बनता है। अब हमारा उद्देश्य यह है कि इस प्रतिबिंब को हम रेटिना पर कैसे लाएं। तब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को स्पर्श करके हम पहचान पाते हैं कि बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला। और जब पास रखी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, लेंस पर गिरती हैं, तब ये उत्तल लेंस उन प्रकाश किरणों को कुछ सिकोड़ देता है और वो किरणें रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाती हैं। और इस प्रकार दूरदृष्टि दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक दोष होता है जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि के साथ साथ जो नेत्र की मांसपेशियां हैं वो दुर्बल होती जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता अर्थात फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह दोष मांसपेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने व लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में ही किसी व्यक्ति के या तो वो दो प्रकार के चश्मों का यूज करता है। जब दूर देखना होता है तो एक चश्मे का प्रयोग किया, और जब किताब पढ़नी होती है तो दूसरे चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। या एक ही चश्मे में दो प्रकार के लेंस होते हैं, दूर देखने के लिए ऊपर वाला लेंस और पास देखने के लिए एक अलग से गोल लेंस होता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में एक लेंस अवतल होता है और एक लेंस उत्तल होता है। एक दो हम न्यूमेरिकल करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों पर आंकिक बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि भाई हमारी आंख में ये दोष है। अगर कोई बता दे कि भाई आप इतनी दूर का नहीं देख पा रहे हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे और कब करेंगे। जिन बातों को थ्योरेटिकली बताया गया कि भाई निकट दृष्टि दोष में आप क्या कर रहे हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, दूरदृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी बात को आंकिक की सहायता से हम समझते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसको कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। देखिए, वो व्यक्ति 15 से भी दूर रखकर पुस्तक को पढ़ पा रहा है, परंतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखकर वस्तु को पुस्तक को पढ़े।
तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। अर्थात 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी होगी u और 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी होगी v। वस्तु बाईं ओर मानी जाती है, u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमने लिया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v और u दोनों की वैल्यू मैंने पुट की, माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है, और वैल्यू पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन की। जैसे ही मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने 75 एलसीएम लिया, -5 + 3 -2/75 -37.5 सेंटीमीटर अवतल लेंस। माइनस चिन्ह से सिद्ध हुआ कि ये अवतल लेंस का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन था, अवतल लेंस आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष संशोधन हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल वही है कि 80 से भी दूर वो क्या है, निकट बिंदु की दूरी है, और यह दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। दूर दृष्टि दोष का सवाल है और वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर होगी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो वस्तु दूरी होगी। लेंस फॉर्मूला मैंने लगाया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन करता हूँ और 400/11 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता मुझे कैलकुलेट करनी थी। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू 100/f। f की वैल्यू पुट की और क्षमता आई 2.75 डायोप्टर, d फॉर डायोप्टर, और इस प्रकार उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और नेत्र के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी दो आंख हैं, अगर हम एक आंख की होती तब क्या होता, हमारी दुनिया रंग बिरंगी होती ना होती, पर हम द्विविमीय देख रहे होते। द्विविमीय मीन्स सामने वाली वस्तु की गहराई का हमें पता नहीं चलता। दो आंखें होने से हमें एक लाभ है कि हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ गया, हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं वस्तुओं को। एक आंख की सहायता से हमारा दृष्टि क्षेत्र केवल 150 डिग्री होता। दो आंख के बीच कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी है। वो डिस्टेंस होने की वजह से हम वस्तु के दो प्रतिबिंब देख पाते हैं। वस्तु के ज्यादा प्रतिबिंब देखने से हमारे पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है और हम वस्तु को त्रिविमीय देख पाते हैं। मैंने आरंभ में मुर्गे की बात की थी। मुर्गे में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है वो कम होती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रकाश की तीव्रता को भी मापती हैं, कलर्स को भी मापती हैं। जब सुबह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने वाला होता है, आता ही है, तो वो सेंसिटिव सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और मुर्गा जाग जाता है और बाग देता है। शाम को जल्दी सो जाता है क्योंकि सेल्स कम है। तितली में, मधुमक्खी में जो मैंने बात की थी शंक्वाकार सेल्स की, उनकी संख्या और उनके अलावा और भी डिफरेंट सेल्स होती हैं और उनका संसार हमसे भी ज्यादा रंग बिरंगा होता है। हम वायलेट कलर, वो अल्ट्रा वायलेट कलर तक को भी महसूस कर पाते हैं।